नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण डबराल। आज हम शुरू कर रहे हैं IPOSME.com पर SME IPOs के बारे में बात करना। हम केवल इसमें ग्रे मार्केट प्राइसिंग या लिस्टिंग गेन की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक्चुअल में जो कंपनी का IPO आ रहा है उसके हम बिजनेस की बात करेंगे, उसके प्रमोटर्स की बात करेंगे, उसके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स की बात करेंगे, उसके सैलरी एक्सपेंसेस की बात करेंगे और उसके प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो किस टाइप के प्रोडक्ट में बात। अभी कुछ समय तक हमारे ये पॉडकास्ट बीमित्र पॉडकास्ट पे भी मिलेंगे और इन फ्यूचर में जब जैसे जैसे हमारा सब्सक्रिप्शन बेस या फॉलोअर बेस बढ़ेगा IPOSME.com पे, तो केवल एक्सक्लूसिव IPOSME.com के यूट्यूब चैनल पे और IPOSME.com की साइट पे आपको मिलेंगे। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, स्पेशली हम लोग SMEs के IPOs को कवर करेंगे और इन फ्यूचर में कुछ मेन बोर्ड के IPOs को भी कवर करना शुरू करेंगे। साथ के साथ हम जिन IPOs को कवर करना करेंगे उनके फॉलोअप्स, यानी लिस्टिंग के बाद वो कैसे काम कर रही हैं, कंपनियां कैसे काम कर रही हैं और उनके इक्विटीज़ में कैसे काम हो रहा है। हमारा जो भी इस चैनल पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट यानी सेबी से रजिस्टर्ड वो नहीं है कि हमारे पास सर्टिफिकेट हो। हम केवल जो कंपनी के DRHP या RHP के अंदर जो चीज़ लिखी गई है हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो उनके डॉक्यूमेंटेशन में है, हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा इसके अंदर कोई वो नहीं। मे भी कई बार हमारे डाटा ऊपर, हमारे डेटा इधर उधर हो सकते हैं, मे भी कुछ हम अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करते हैं कि ये बेटर हो, लेकिन मे भी हमसे कहीं पे मिस्टेक्स हो, तो आप भी एक बार रीचेक करके ही इस डेटा पे बिलीव करें और हमारा जो भी डेटा होगा आप उसको दोबारा रीचेक जरूर करें RHP और DRHP से। तो हमारा जो जितना भी कंटेंट्स होगा इसके अंदर वो DRHP और RHP प्लस कंपनी की वेबसाइट में जो अवेलेबल डाटा होगा या पब्लिक डोमेन में जो डेटा होगा हम उससे बात करेंगे। इसमें हमारा अपना केवल असेसमेंट होगा कि ये चीज़ ऐसे है और इस चीज़ का ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये कोई, हम इसके अंदर किसी को ये एडवाइस नहीं करते कि आपको इस IPO में लेना चाहिए या आगे लेने के बाद इसमें ट्रांजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका खुद की राय होगी, अब आपके खुद के डिसीजन होंगे कि आप इसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। हम केवल फैक्ट और फिगर्स पे बात करेंगे जो कंपनी ने प्रोवाइड करी है पब्लिक डोमेन्स में। धन्यवाद। आज हम शुरू करते हैं, पहला पॉडकास्ट शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है प्रमोदिनी मेडिकेयर लिमिटेड। ये कंपनी इस कंपनी का फाइनेंशियल 2025-26 की अगर हम रेवेन्यू की, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू की बात करते हैं, 62.29 करोड़ का इसने रेवेन्यू बनाया है और उसके अगेंस्ट में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 17.38 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। नंबर बड़े अच्छे हैं, बट उसके अलावा अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, यानी अगर हम मार्च 26 की जगह मार्च 25 की बात करें तो इसमें 142% का प्रॉफिट में जंप है और रेवेन्यू में करीबन 44% का जंप है। लेकिन इस चीज़ के अंदर एक सबसे मेनली है कि इस कंपनी का जो रेडियोलॉजी का बिजनेस है वो मेजरली 97% इसमें रेडियोलॉजी का बिजनेस है। अब आता है कि प्रमोदिनी मेडिकेयर एक स्केलेबल और प्रॉफिटेबल डायग्नोस्टिक ग्रोथ स्टोरी है या नहीं, या इसके नंबर्स या इसके कस्टमर कंसर्न, मैन पावर कॉस्ट, बाकी एग्जीक्यूशन में क्या रिस्क है, उसकी बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम इस कंपनी की हिस्ट्री समझेंगे, इसके प्रमोटर्स के बारे में समझेंगे, इसके प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के डिस्कस करेंगे कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। हमने डिस्क्लेमर पहले भी दिया है, पहले भी बताया कि हम किसी भी कंपनी के केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से ये वीडियो बना रहे हैं। हम किसी भी सेल परचेज को प्रमोट नहीं करते, ये आपके खुद के डिसीजन होंगे और हम लोग ये सारा डाटा DRHP और RHP से या पब्लिक डोमेन में कंपनी के वेबसाइट वगैरह में जो अवेलेबल डाटा है उस पर बात कर रहे हैं। अब हम इस IPO का थोड़ा सा वो समझते हैं, इनिशियल समझते हैं। IPO की जो ओपन डेट होगी ये होगी 12 अगस्त 2026 और क्लोजिंग डेट होगी 14 अगस्त 2026। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 110 रुपये से 118 रुपये पर शेयर है और अपर प्राइस बैंड जो है टोटल इशू का जो है वो 69.04 करोड़ है, यानी टोटल जो इशू साइज है वो 69.04 करोड़ है। इसके अंदर जो फ्रेश शेयर्स होंगे वो 53,50,800 शेयर्स होंगे, जो लगभग 63
14 करोड़ के होंगे। और ऑफर फॉर सेल OFS की अगर हम बात करें तो 5,04,000 शेयर्स होंगे, या लगभग 5.90 करोड़। जो टोटल जो होगा ये 69.04 करोड़ हो गया। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो आपका मिनिमम 2 लॉट लेंगे, एक लॉट का साइज है 1200 शेयर्स का और 2 लॉट हो गए 2400। तो आपकी इन्वेस्टमेंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2,83,200 के आसपास की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आती है। जहाँ तक अब एक चीज़ समझते हैं, OFA अगर हम बात करते हैं कि फ्रेश इशू क्या होता है। फ्रेश इशू क्या होता है कि जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करती है तो उस पैसे को, जो मार्केट से पैसा लेती है, उसको कंपनी के ग्रोथ में या कोई पर्पज होते हैं। हम ग्रोथ की बात कर सकते हैं, नई बिल्डिंग्स की बात कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात कर सकते हैं, या कुछ मशीनें खरीदने की बात कर सकते हैं। तो वो कंपनी के अंदर ही वो पैसा लगता है। ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं, ऑफर फॉर सेल होता है कि जो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी कुछ इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं। तो जैसे इस वाले में भी है कि अगर हम बात करते हैं तो करीबन 53,50,800 शेयर तो से जो पैसा आएगा करीबन 63.15 करोड़, वो पैसा कंपनी की ग्रोथ पे लगेगा। जो बाकी करीबन 5.90 जो करोड़ है वो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है उनको मिलेगा, जो उन्होंने पहले इक्विटी इस पे कंपनी में पैसा लगा तो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करने में। तो ये भी ठीक है। बहुत कम परसेंटेज है कि जो ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर के पास अपनी इक्विटी डाइल्यूट करने के बदले जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पैसा जो इनका लगेगा वो कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। इस कंपनी का जो लीड जो मर्चेंट बैंकर है वो है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, और जो रजिस्ट्रार है वो पूर्वा स्ट्रेटजी प्राइवेट लिमिटेड है, शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी वैसे बहुत पुरानी है। ये सन 12 सितंबर 2000 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसको मिस्टर राजा राव और हेमवती यला नंचाली ने स्टार्ट किया था। और उस टाइम इन दोनों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया सितंबर 2000 में, और उसके बाद इन्होंने चलाई। और फिर 2015 में इसके मेन डायरेक्टर्स में चेंजेस आए, डायरेक्टर चेंज हुए 2015 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 लोग शामिल हुए जब इन्होंने विजयवाड़ा में एक 128 साइज CT स्कैन इंस्टॉल किया था। तो 2018 तक 2015 में दो लोगों ने इसको ज्वाइन किया। ये था डॉक्टर चलसानी कुलदीप कुमार और डॉक्टर चलसानी कविता। इन्होंने एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया 2015 में। लेकिन 2018 में इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न चेंज हुआ, कि जो एग्जिस्टिंग 2000 वाले डायरेक्टर्स थे या प्रमोटर्स थे, उनके सारे सब्सक्रिप्शंस इन दोनों डायरेक्टर और कुछ कंपनीज को आया। तो इट मीन्स हम कंपनी तो 2000 की है, इतनी पुरानी कंपनी की बात तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नए प्रमोटर्स हैं उन्होंने 2018 से कंपनी को स्टार्ट किया। इसलिए जो कंपनी के प्रेजेंट प्रमोटर हैं वो 2018 से हैं। कंपनी 2025 में 12 नवंबर 2025 को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में बनी। तब में इसका नाम प्रमोदनी मेडिकेयर लिमिटेड बना, इससे पहले प्राइवेट लिमिटेड थी। और इसको फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू किया गया। और जहाँ तक प्रमोटर्स की बैकग्राउंड की बात है, जो करंट के प्रमोटर्स हैं उनमें मिस्टर चलसानी कुलदीप कुमार, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनका जो एजुकेशन है, इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से MD इन रेडियोलॉजी किया है। और इनके प्राइवेट क्लिनिकल एकेडमिक एक्सपीरियंस में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, JJ ग्रुप हॉस्पिटल मुंबई तथा मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड है। और डॉक्टर कविता कंपनी की प्रमोटर है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। और इन्होंने MBBS और MS इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में किया है। कंपनी के प्रमोटर जो मिस्टर कुलदीप है, डॉक्टर कविता चेलसानी, दुर्गा अस्थिराना चेलसानी, ललिता कुमारी और श्री राम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड इसके मेजर शेयर होल्डर्स में से कंपनी को, जो करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो करंट शेयर होल्डिंग में ये है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में एक बेसिकली हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक एक टेक्निकल बिजनेस है, जिसमें प्रमोटर का बैकग्राउंड मेडिकल का बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं या वो है, तो आप मेडिकल बैकग्राउंड का, लेकिन आपको फाइनेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता।
कंपनी के लिए अच्छी बात है कि आप प्रमोटर बैकग्राउंड वहाँ से है, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कैसा है, आपका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस कैसा है, आप कैसे उनको मैनेज करते हो, कैसे आपका मैन पावर मैनेजमेंट है, बाकी चीज़ें आप एग्जीक्यूशन में कैसे हो, इस चीज़ भी कई बार कंपनी को चलाने में भी डिपेंड करता है। लेकिन पिछले 7-8 2018 से अब तक की जर्नी देखो तो अभी ये ठीक काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये है, कंपनी की जो मेन 3 कैटेगरीज का बिजनेस करती है। नंबर 1 रेडियोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या मेमोग्राफी, डेक्सा स्कैन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। और क्लिनिकल लेबोरेटरी की बात करें तो ये हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये बिजनेस है। लेकिन टोटलिटी में अगर हम बात करें तो ये इनका 97% जो बिजनेस है वो रेडियोलॉजी से रिलेटेड है। कंपनी में पेट सीटी, स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियर थेरेपी, कंपनी का जो विजयवाड़ा का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो 24/7 टेलीरेडियोलॉजी एक बहुत ही सर्विसेज इसको देती है। और कंपनी का बिजनेस 4 ऑपरेशन मॉडल पर चलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सर्विसेज देते हैं, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स करते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी काम करते हैं। 4 मॉडल्स में काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयूज के साथ इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो जो पीएसयूज की जो कंपनीज हैं उनकी जो डायग्नोस्टिक्स होती हैं वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं उनको। मे भी उनके एग्रीमेंट्स होंगे तो उनके सब्सिडाइज रेट पे उनको देते होंगे। ये कंपनी के करीबन 216 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, 7 स्टेट और 14 सिटीज़ में प्रेजेंस है। विजयवाड़ा में इनका प्रोसेसिंग यूनिट कम लेबोरेटरी है, जहाँ ये जो नॉर्मल रेडियोलॉजी के अलावा जो बाकी टेस्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनका वो करती है, लेबोरेटरी है। और 2015 में 1 सेंटर से आज इन्होंने 16 सेंटर बना दिए। तो नए प्रमोटर की हम बात करें और पुराने प्रमोटर की बात करें तो उनके पास जब तक पुराने डायरेक्टर थे तो उनके पास एक ही सेंटर था, इनके आने के बाद ये 16 सेंटर हो गए। कुछ डिस्कशन अब करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में। अगर हम मार्च 2026 की हमने पहले बात की तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 62.29 करोड़ था। तो इसमें जो रेडियोलॉजी का बिजनेस था 60.45 करोड़, करीबन 97.05%। क्लिनिकल लेबोरेटरी का जो बिजनेस था 1.48 करोड़, यानी करीबन 2.37 करोड़ के आसपास होगा। और न्यूक्लियर मेडिसिन रेवेन्यू करीबन 36 लाख के आसपास था, तो करीबन 0.58% था। तो इट मीन्स रेडियोलॉजी जो कंपनी का जो मेन कोर स्ट्रेंथ है वो रेडियोलॉजी है। तो बाकी चीज़ों में अभी ये लोग इतना कुछ काम नहीं कर रहे। तो 2025 के लगभग बात करें तो जो टोटल टेस्ट इन्होंने करे रेडियोलॉजी के, या तो वो 2025 में बात करें तो 2,55,000 टेस्ट किए थे इन्होंने टोटल। और फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो 4,74,000 टेस्ट इन्होंने टोटल किए। तो इट मीन्स यानी वॉल्यूम वाइज अगर हम ग्रोथ की बात करें कि नंबर ऑफ टेस्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल अगर हम 25 में बात करें तो पर टेस्ट जो इनकी इनकम थी वो 1,501 रुपये पर टेस्ट की थी, जो 26 में 1,313 हो गए। तो ये सिग्निफिकेंस ये समझ नहीं आ पाया, अभी तक हमें क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली प्राइसिंग का इतना डिक्लाइन क्यों हुआ। क्योंकि टेस्ट तो हम लोग मैक्सिमम रेडियोलॉजी में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये हम कभी वो हुआ तो हम प्रमोटर से एक सवाल का इसका जवाब मांगेंगे। बट ये अलग अलग है कि क्यों ये एवरेज प्राइसिंग कितनी है। फाइनेंशियल 26 की बात करते हैं, फाइनेंशियल 26 की बात करते हैं तो जो कस्टमर है 27.51 करोड़ यानी 44.17% रेवेन्यू है। जो टॉप कस्टमर है, जैसे हम किसी भी बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमें ये नहीं पता कि टॉप कस्टमर कौन है। तो एक सिंगल जो टॉप कस्टमर है उससे इनका जो रेवेन्यू है 27 करोड़ 51 लाख का जो रेवेन्यू है 44.17% एक सिंगल कस्टमर से। और अगर हम टॉप 2 कस्टमर की बात करें तो वो 63 कंबाइंड में 63.16 है। और टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें तो उनसे इनका 64.32% रेवेन्यू है। और टॉप 10 कस्टमर से 64.83% रेवेन्यू। कि अब हम इसकी बात करते तो टॉप कस्टमर से इनका जो फाइनेंशियल 24 का था 63.88 से फाइनेंशियल 26 में जो टॉप एक कस्टमर था उसका फाइनेंशियल ईयर 24 में 63.88% था, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में आ गया 44.17% होता। इसका ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि 17% के आसपास हमारा डिक्लाइन हुआ है टॉप कस्टमर का। इट मीन्स हमारी डिपेंडेंसी लेवल कम हुआ है और नए कस्टमर एक्विजिशन हमारा बढ़ा है, और नए कस्टमर जो हमने ऐड किए थे उनसे हमारा रेवेन्यू मॉडल बदलने लगा है। तो
इस पब्लिक डी RHP में जो कस्टमर का नाम डिस्क्लोज नहीं है, तो इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि इनके टॉप 5 कस्टमर्स कौन है, टॉप 2 कस्टमर कौन है, टॉप 1 कस्टमर क्या है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल 24 में जो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे, जो टोटल सेल थी वो 35.23 करोड़ थी, और 25 की बात करें तो 38.24 करोड़ थी, और फाइनेंशियल 26 की बात करें तो 62.29 करोड़ के आसपास की इनकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। अब हम इसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं हम लोग, तो ये करीबन 24 में 6.93 का प्रॉफिट था, करोड़ का प्रॉफिट था। फाइनेंशियल 25 में मार्च 25 की बात करते हैं 11.03 करोड़ का प्रॉफिट था, और उसकी बात करते हैं अगर हम करंट मार्च 26 की बात करते हैं तो 17.38 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ये करीबन 5.5% थे, फिर 4.69 हुए, फिर इसके बाद 11.34% हो गए। अब एम्प्लॉय कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू की बात करते हैं हम कि एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, रेडियोलॉजी एक सर्विस इंडस्ट्री, तो उसमें सैलरी बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं, सैलरीज की बात करते हैं, तो 24 की बात करें तो 15.75% सैलरी कंपोनेंट था, और 25 में डिक्लाइन होकर 12.27% हो गया, और हम अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो ये 18.21 हो गया। तो ये करीबन 57.58% की जो 26 में जो लगभग ग्रोथ है वो 62.90 रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो जो एक सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमारा एबिटा जो हम 2025 की बात करें तो लगभग 54.83 से घट के 2026 में 49.61 हो गया, और पैट मार्जिन 2025 में करीबन 28.84 थे, से फाइनेंशियल 26 में 20.790 रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, रिपोर्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ मार्जिन और कुछ कंपैरिजन दिखाई देता है। इसका एक बड़ा एनालिटिकल कनेक्शन मैन पावर और कॉस्ट ऑफ सर्विस में जो चेंजेस आए हैं ना, जो हुआ है। अब हम सैलरी और मैन पावर कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल मैन पावर जो कॉस्ट है इनकी, उसके अंदर हम इस IPO के एक स्पेशल इसको कवर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 11.34 करोड़ थी, जो कंपनी रेवेन्यू का 18.21% है, और फाइनेंशियल ईयर में यही 4.69 थी, यानी 12.27। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 25 और 26 में 141.64 करोड़ की परसेंट की हमारा एक्सपेंसेस टूवर्ड्स सैलरी बढ़े हैं, जबकि रेवेन्यू में केवल 62.90 की ग्रोथ हुई। तो ये एम्प्लॉय में जो एक्सपेंसेस जो वो है वो डबल बढ़ा है। हमारा जो रेवेन्यू बढ़ी है वो 62 पॉइंट बढ़ी है, लेकिन वो 141% हमारा टोटल सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ी, तो ये डबल हो गया। तो ये एक वो है। सैलरीज और वेजेस और बोनस अलाउंसेस जो इन्होंने दिए 3.69 करोड़, यानी रेवेन्यू का करीबन 5.92% है। और एक चीज़ और जो क्या हुआ है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट चार्जेस करीबन 6.84 करोड़, यानी रेवेन्यू के लगभग 10.99 करोड़ है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर किस लिए ज़रूरत होती है हमें अभी क्लियरिटी नहीं है, अभी कभी हमें उनसे बात हुई तो हम पूछेंगे। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, किस चीज़ में इतना पैसा खर्च हुआ, तो ये केस समझने की वाली वो है। और जैसे जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो डायरेक्टर रेमुनेशन है मिस्टर कुलदीप कुमार, डॉक्टर कुलदीप कुमार को, वो करीबन 5 लाख रुपये महीना है, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करीबन बहुत ज़्यादा है। जो रेवेन्यू का करीबन 1% के आसपास आता है, 0.96% होता है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस कविता फाइनेंशियल इसमें 2.36 लाख प्रोफेशनल और सिटिंग फीस उन्होंने ली, तो ये कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं। दुर्गा असरिता दो को RHP के हिसाब से कोई रेमुनेशन उन्होंने नहीं दी है। अब हम बात करते हैं कि IPO से जो फंड आएगा उसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल में हमने बता दिया कि 5.03 जो करोड़ रुपए है वो इसको प्रमोटर्स के जाएंगे, तो वो अपने शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं। जो फ्रेश इशू से जो 45.15 करोड़ का जो ये कहते हैं टोटल, उसमें से 45.14 करोड़ का जो ये
एग्जिस्टिंग प्रपोज डायग्नोसिस सेंटर के लिए ना मेडिकल इक्विपमेंट खरीदेंगे, और इसके अलावा बेंगलोर में ये एक्सपेंशन की बात करते हैं, और इक्विपमेंट डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन इन हुबली, मंजरी और विजयवाड़ा लोकेशन पे कुछ नया करेंगे ये। रिमेनिंग अमाउंट का जो पर्पज़ है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ है, फीस, बड़ी सारी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनआइडेंटिफाइड इग्नोरिक एक्विजिशन के लिए किया जाता है, तो वो एक बीच का वो है, उसमें बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो आरएचपी के हिसाब से इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट की एक कोटेशन ऑलरेडी ली हुई है, लेकिन अभी ऑर्डर रिप्लेस नहीं हो, तो जब आईपीओ से पैसा आ जाएगा तब प्राइसिंग क्या होंगी क्या नहीं होंगी वो तब पे डिपेंड करेगा। मे बी वो इनके जो 4515 करोड़ है उससे ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकती है। मशीन अगर टाइम पे इंस्टॉल हो जाएगी तो इनके नंबर्स, रेवेन्यू के नंबर्स भी बढ़ेंगे, और अगर लेट होती तो फिर वो रेवेन्यू को इम्पैक्ट भी करेंगे। और जहाँ तक हमें लगता है कि इससे एबिटा या ठीक है बढ़ने चाहिए। अब जहाँ तक आईपीओ से पहले की शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो मेन प्रमोटर्स ग्रुप है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 85.71% है जो बिफोर आईपीओ होगी, और मेजर प्री ऑफर शेयर होल्डिंग जो थी, जो अभी आईपीओ से पहले की शेयर होल्डिंग है, उसमें डॉक्टर कुलदीप कुमार की 48.44% है, श्री राम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड की 27.48% है, और डॉक्टर कविता की 9.79% के आसपास है। यस हितेश पटेल एक है, इनकी 5% है, और यास्वी हितेश पटेल की 4.75% इनकी शेयर होल्डिंग है। 21 मार्च 2026 को इन्होंने 12 ईच वन के हिसाब से बोनस शेयर इशू किए, तो क्योंकि आईपीओ लाना तो एक शेयर के बदले 12 शेयर एग्जिस्टिंग उनको शेयर होल्डर्स को इशू बोनस शेयर इशू किए। इससे वैल्यू क्रिएट करने के लिए किया जाता है, तो वो है प्री बोनस शेयर प्राइस और आईपीओ प्राइस का सीधी तुलना नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं ऑफर फॉर शेयर में शेयर बेचने वाले प्रमोटर कौन कौन से हैं। डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने 2,14,400 शेयर बेचेंगे, जिससे उनको जो इन्होंने जब कंपनी में ये शेयर एक्वायर किए थे 2,14,400, जो इनकी वैल्यू उस टाइम पे इसकी कॉस्ट है 6.99 के आसपास। तो आज की डेट में हम जो बात कर रहे हैं वो करीबन 118 रुपये के आसपास की बात कर रहे हैं कि 118 रुपये पे ये लोग वो निकाल रहे हैं, 118 रुपये पर 110 से 118 रुपये, तो 6.99, तो इतने टाइम की ग्रोथ है। डॉक्टर कविता के जो है 1,43,000 शेयर को डाइल्यूट कर रही है ऑफर फॉर सेल में, और इनकी एक्विजिशन कॉस्ट जो पड़ी थी वो एवरेज करीबन 6.23 रुपीज़ थी। और श्री राम मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड अपना 1,43,000 शेयर्स वो भी डाइल्यूट कर रही है जो ऑफर फॉर सेल में, और उसकी जो इनकी एक्विजिशन कॉस्ट थी वो करीबन 4.25 रुपीज़ पर शेयर थी। और आज की डेट में हम 110 से 118 की बात कर रहे हैं, तो अपर बैंड 118 रुपये है, तो ग्रॉस वैल्यू करीबन इस टोटल इन सब शेयर्स के मिला के हम 118 रुपये के हिसाब से बात करें तो 5,90,00,000 रुपये होती है। तो ये ऑफ़र फॉर सेल में है। ये हमारी जो ऑफ़र फॉर सेल और ये सारी कैलकुलेशन हमने उसके हिसाब से तो इन सब चीज़ की कैलकुलेशन करने के बाद जो हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग आफ्टर आईपीओ 62.64% रह जाएगी, और इसमें से प्रमोटर पार्शियल एग्जिट है तो कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। वैसे एनएससी, बीएससी या सेबी ये कहती है कि जब हम एसएमई आईपीओ के लिए जाते हैं तो ऑफ़र फॉर सेल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इतनी कम परसेंटेज में अवॉइड करने का कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा वो नहीं है। ये वो है रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करें 2024 का रेवेन्यू का 27.64% था, और फाइनेंशियल 25 में 49.91 था, और फाइनेंशियल 26 में 16.57% थी। 26 में ये रिलेटिव पार्टी जो वो है वो कम होके करीबन 16.57 हो गया, जो एक अच्छी बात है और एक अच्छा लेवल है। मेरे फाइनेंशियल 26 के उसमें एसोसिएट कंपनी, इनकी एक एसोसिएट कंपनी है बिस्ता प्रमोदनी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। इससे अनसिक्योर्ड लोन का लगभग 7.34 करोड़ था, जो इन्वेस्टर को इस लोन का पर्पज़ और इंटरेस्ट रेट और रिपेमेंट शेड्यूल वगैरह हमें पता नहीं है अभी, उसको हम कभी बात होगी तो समझेंगे। एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन में प्रमोटर और एक ग्रुप कंपनी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जो एक वो है पिटीशन में गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक इमेजिंग पार्टनरशिप से संबंधित पेमेंट एलिगेशन इक्विटी डिवीजन में मुद्दा उठाया गया है,
लेकिन इसका कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, ये हमें इसको आगे हम लोग बात करेंगे। तो अपर प्राइस जहाँ तक हम 118 रुपये की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो 260 करोड़ के आसपास, 260.14 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन बनती है कंपनी की। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें, लास्ट ईयर 2026 के प्रॉफिट से बात करें तो 14.97%, 14.97 टाइम वैल्यूएशन है नेट प्रॉफिट के, जो स्लाइटली 1 या 2% मेरे को हमें ज़्यादा लगती है। हो भी सकता है, ठीक भी हो सकती है, डिपेंड करता है। सर्विस इंडस्ट्रीज में हम लोग 12-13 जो हमारा मानना है, हर एक अलग अलग तरीके से, पर 14.197 थोड़ा सा ज़्यादा लगने की हमें वो लगती है। जहाँ तक हम पी की बात करते हैं तो वैल्यूएशन 26 में अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, हाई मार्जिन है, कस्टमर कंसंट्रेशन, मैन पावर कॉस्ट इंक्रीज हुई है, रिलेटेड पार्टी एक्सपोजर और फ्रेश कैपेक्स एग्जीक्यूशन में कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मिनिमम इंडिविजुअल एप्लीकेशन 2.83 लाख का है, तो एसएमई शेयर में लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी कम हो सकती है, क्योंकि एसएमई शेयर्स जब लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा ट्रेडिंग में कई बार कम ज़्यादा हो जाता है, तो बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है और ज़रूरत के समय शेयर बेचना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। एसएमईज में कई बार डिमांड कम हो जाती है, और इसी वैल्यूएशन के साथ लिक्विडिटी और रिस्क और इक्वलिटी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशनल हिस्ट्री 2000 से। प्रमोटर का मेडिकल का बैकग्राउंड है, 16 सेंटर ऑलरेडी चला रहे हैं, मल्टी स्टेट नेटवर्क है इनका। फाइनेंशियल 26 में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छी रहा है, और हाई एबिटा और पैट मार्जिन्स रहे हैं। रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी, न्यूक्लियर मेडिसिन और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ में काम कर रहे हैं। आईपीओ प्रोसीड्स का बड़ा हिस्सा मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, तो एक यानी एक ग्रोथ पे ही काम कर रहे हैं। और फाइनेंशियल 24 में कंपेरिजन में टॉप कस्टमर्स कंसंट्रेशन कम हुआ थी, यानी 24 में हमारा जहाँ 64% था वो 44 करीबन 17-18% के आसपास कम हुआ है 44 से। तो बट एक कंसर्न अगेन है कि रेडियोलॉजी का सिंगल बिजनेस जो 97.05% है, केवल एक सिंगल मेजर बिजनेस यही है। और एम्प्लॉय का जो बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो फाइनेंशियल 25 की जगह 26 में 141.64% इंक्रीज हुए इसको। और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर कॉस्ट है वो अगेन 6.84 करोड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 7.34 करोड़ एसोसिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेबल है। और मेडिकल इक्विपमेंट परचेज एंड कमीशनिंग का रिस्क हमको कहेंगे कब हो सकता है। रिसेंट 12:1 बोनस इश्यू और प्रमोटर ऑफर फॉर सेल ऑनगोइंग ये है, चल रहा है। इन्होंने ऑफर फॉर सेल में थोड़ा बहुत, तो इतना बड़ा वो नहीं कह सकते इसको। एसएमई में लिक्विडिटी और 2.83 लाख मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, तो अगर आप पैसा लगा रहे हो तो एक लिक्विडिटी का इन फ्यूचर में एक कंसर्न रह सकता है, नहीं भी रह सकता। कई बार मेडिकल लाइनें लोग किस तरह से लेते हैं डिपेंड करता है। अब हमारी न्यूट्रल रेट उसकी बात करें तो प्रमोदनी मेडिकेयर फाइनेंशियल 26 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, बिजनेस टेक्निकली स्पेशलाइज्ड है, और फ्रेश इशू से मिलने वाले कैपिटल का बड़ा हिस्सा जो हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट में लगा रही है। लेकिन केवल हाई प्रॉफिट और लो पी वाली ये इजी स्टोरी नहीं है। इन्वेस्टर को अगर कोई कर रहा है तो उसको 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले ग्रोथ क्वालिटी और रेवेन्यू ग्रोथ, नए सेंटर, सस्टेनेबल, टेस्ट वॉल्यूम में आ रही है, 1-2 कस्टमर पर ज़्यादा निर्भर है। जैसे हम लोग कह रहे थे कि 64% या 65% के आसपास इनका टॉप 10 कस्टमर्स से। दूसरा है कॉस्ट क्वालिटी, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर मैनेजमेंट जो हमने इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो ये टेम्परेरी इंक्रीज़ है या आगे भी इंक्रीज़ रहेगी, और इस बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है ये समझना पड़ेगा। तीसरा है गवर्नेंस और कैपिटल एलोकेशन, रिलेटेड पार्टी लोन, आरपीटीज और ऑफर फॉर सेल, इक्विपमेंट कैपेक्स और पब्लिक शेयर होल्डिंग डिसिप्लिन तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो देखते हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आरएचपी और मैनेजमेंट के देख के और आईपीओ के सबस्क्रिप्शन डेटा पे डिपेंड करता है। किसी को भी इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, लेकिन को करने के बाद ही ठीक है। और अगर आपको ये डिटेल एसएमई आईपीओ की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं
कि आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, और आगे भी हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। नए जो एसएमईज आईपीओ या मेन बोर्ड के जो आईपीओ आएंगे तो उनके फाइनेंशियल डाटा क्या है, उनका इन्वेस्ट बैकग्राउंड्स क्या है, और जो अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाएं, वीडियोस वगैरह बनाएं, और इन फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि आईपीओ में प्रमोटर्स का एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग आरएचपी या डीआरएचपी कोई कंपनी फाइल करती है उसके बाद इंटरव्यूज़ को थोड़ा सा इग्नोर करती है कि कई बार कोई बात ऐसी ना निकल जाए जिससे मार्केट में नेगेटिव सेगमेंट हो जाए, या सेबी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नियम रूल्स हैं तो वो वैलिड ना हो, तो इसलिए मर्चेंट बैंकर भी अवॉइड करते हैं। पर अगर हमें पॉसिबल हुआ तो हम 12 तारीख से पहले इनके एक इंटरव्यू की कोशिश करेंगे, या कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे हैं जिनके आंसर इनसे मांगेंगे तो हम लोग वो अलग से एडिशंस कर देंगे इसके अंदर। और इसी सीरीज में हम लोग अगर इस अभी पॉसिबल नहीं हो तो हम फॉलोअप में जब आईपीओ आ जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे फिर कि लिस्टिंग के बाद हम लोग इनके प्रमोटर के साथ एक इंटरव्यू वो करें, तो उनके एक्चुअल में जो उन्होंने पैसा लिया उसको कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और कैसे अपने इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न्स दे पाएंगे। धन्यवाद।